गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 15, जिसका शीर्षक है नीलकंठ, और यह लिखा है महादेवी वर्मा ने, जो कि एक रेखा चित्र है। इसमें हमने पढ़ा कि नीलकंठ एक मोर है, वह कैसे महादेवी जी को मिला, कैसे वह लेकर आई उसे, इसके बारे में पढ़ा। फिर उनके घर पे आने के बाद सब घर के लोग उन मोर के बच्चों को तीतर के बच्चे समझते हैं। तो इस तरह से किस तरह से लेकर उन्हें अपने कमरे में पढ़ने लिखने के कमरे में लेकर जाती है, वहाँ किस तरह से ये बच्चे रहते हैं, इस बारे में अब तक हमने पढ़ा। और फिर यह भी पढ़ा कि कैसे वे उन्हें अपने कमरे में जो दरवाज़ों से बंद करके रखती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी जो चित्रा नाम की बिल्ली है वह अगर इन बच्चों को देख लेगी, मोर के बच्चों को, तो उनका क्या हाल होगा ये कोई भी अनुमान लगा सकता है। यानी कि वह बिल्ली उन्हें मार भी सकती है, क्योंकि भले ही वह चूहों को नहीं मारती, लेकिन उससे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वे बिना अधिकार के जो मोर के बच्चे हैं, बिना किसी अधिकार की लेखिका के कमरे में इस तरह रहे। तो इसी में इस पाठ में हम आगे पढ़ेंगे। दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य कही जाएगी। तो लेखिका बताती है कि खिड़कियों पर तो जाली लगी है, तो वहाँ से बिल्ली के आने का खतरा नहीं है, लेकिन दरवाज़ा उसे बंद रखना पड़ता है उन्हें। और दरवाज़ा बंद रहे, यह ही इन दोनों बच्चों के लिए, जो मोर के बच्चे मोर और मोरनी हैं, उनके लिए यही अच्छा है, क्योंकि ये बिल्ली की नज़र में, चित्रा की नज़र में ऐरे गहरे यानी कि जिनका कोई महत्व नहीं है, ऐसे हैं। और वे जो किसी भी महत्व के नहीं है, यानी मोर के बच्चे, वो लेखिका की मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति जो अभिमानी बिल्ली है, मादा बिल्ली है, मार्जारी कहते हैं मादा बिल्ली को, और अभिमानिनी का मतलब होता है गर्वशाली या गर्वयुक्त। तो जो बिल्ली है जिसे अपने आप पर बहुत गर्व है, वह चित्रा इन मोर के बच्चों को ऐसे अगर देखेगी उसकी मेज पर, लेखिका की मेज पर बैठे हुए, तो यह स्थिति उसके लिए बहुत ही असह्य है, यानी कि बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। इसीलिए दरवाज़ा बंद रहे और वह बिल्ली इनसे दूर रहे, वही अच्छा है। आगे, जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। तो लेखिका कहती है कि जब मोर के बच्चे उनके कमरे में रहने लगे, तो उसकी वजह से वह चिड़ियाघर का रूप लेने लगा, यानी वे कहीं भी उड़कर बैठने लगे, फड़फड़ाने लगे पंखों को और गंदगी या फैलाने लगे। इसके अलावा कहीं भी बैठने लगे, तो उससे लेखिका को लगा कि उनका जो कमरा है पढ़ने लिखने का, जहाँ शांति होनी चाहिए, वो चिड़ियाघर बनता जा रहा है इन बच्चों के शोर की वजह से। तो उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को जो जाली का बड़ा घर है, चिड़ियाओं के रहने का बड़ा सा घर बना रखा है उन्होंने अपने पालतू पक्षियों के लिए, तो उसमें इन मोर के बच्चों को वहाँ छोड़ा जाए। तो उसके लिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से इन दोनों को पकड़ा और जो जीव जंतुओं का सामान्य निवास है, बड़ा सा जाली का पिंजरा, उसमें उन्हें छोड़ दिया। अब वहाँ पर जो हालत होती है, वहाँ कैसा लगा बाकी पक्षियों के साथ में, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गुटर की रागिनी अलापने लगे। तो लेखिका उस चित्र का वर्णन कर रही है, उस दृश्य का वर्णन कर रही है, जब उन्होंने मोर के दोनों बच्चों को उस पिंजरे में छोड़ा, उस घर में छोड़ा, जाली के बड़े घर में, जहाँ बाकी के जो पक्षी है वे रहते थे। तो कुतूहल का मतलब होता है विस्मय या आश्चर्य। तो नववधू का मतलब है नई दुल्हन, आगमन मतलब आना। तो
जिस तरह से कोई नई बहू नई दुल्हन परिवार में आती है तो जो कुतूहल या आश्चर्य या जो एक उत्सुकता होती है, वैसा ही भाव उस समय उस पिंजरे में, उस घर जाली के घर में उपस्थित हुआ। किसकी वजह से? मोर के जो नए बच्चे थे, 2 बच्चे थे, उनके वहाँ जाने से। तो वो नव आगंतुक यानी कि नए आने वाले उन मोर के बच्चों की वजह से वहाँ का जो माहौल था वो वैसा ही हो गया जैसे घर में कोई नई दुल्हन आने पर होता है। लक्का कबूतर एक प्रकार के कबूतर की प्रजाति है जिसके जो पंख होते हैं वो एक कलगी के समान, पंखे के समान होते हैं इस तरह से। तो जो लक्का कबूतर है उसने नाचना छोड़कर वो भी उन मोरों के बच्चों के चारों तरफ घूम घूम कर गुटर गुटर गू करने की आवाज़ करने लगे। यानी जो रागिनी है, यानी कि जो गीत है गुटर गुटर गू उनका, उसे अलापने लगे, वही गाने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। तो लेखिका आगे बता रही है कि जो लक्का कबूतर है वह तो गुटर गुटर गू करके उनके जो मोर है, बच्चे हैं मोर के, उनके चारों तरफ घूमने लगा। इसके अलावा वहाँ पर खरगोश भी थे। तो जो बड़े खरगोश थे वो तो सभ्य सभासद यानी कि जेंटलमैन जो होते हैं, समझदार जो हैं, उनके जैसे एक क्रम से एक पंक्ति में बैठ गए और गंभीर भाव से बैठकर उनका निरीक्षण करने के लगे, उनके बारे में जानने के लिए चुपचाप से बैठ गए। लेकिन जो छोटे खरगोश थे, खरगोश के बच्चे थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे ऊन की गेंद हो, इस तरह से लगते हैं। तो वे जो छोटे खरगोश हैं वो उनके चारों तरफ उछल कूद मचाने लगे। इसके अलावा वहाँ तोते भी थे जो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके मोर के बच्चों को देख रहे थे, उनका परीक्षण कर रहे थे। और इस तरह के जो उपक्रम कर रहे थे बाकी के पक्षी और जो पशु हैं, खरगोश वगैरह, तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चिड़ियाघर में भूचाल आ गया, यानी कि भूकंप आ गया हो, कुछ नया वहाँ पर घटित हुआ हो। आगे धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। लेखिका बताती है कि जैसे जैसे समय निकलता गया मोर के बच्चे बड़े होने लगे और उनका जो कायाकल्प था, यानी बच्चों से मोर बनने का जो कायाकल्प था, वह बहुत ही क्रमशः यानी कि क्रम से एक के बाद एक, और रंग में यानी कि रंग अलग अलग रंगों में उनका विकास हो रहा था। तो इस तरह से ये ऐसा ही था उनका विकास मोरों का, जैसे एक इल्ली से तितली बनने का जो क्रम होता है, तितली का रंग बिरंगे पंखों वाली बनने का जो क्रम होता है, उसी के अनुसार उसी क्रम में मोर के बच्चों का भी विकास हो रहा था और उनका परिवर्तन हो रहा था। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। लेखिका अब मोर के बारे में बता रही हैं कि किस तरह से उसका विकास हो रहा था। तो उसके सिर पर जो ताज जैसी कलगी होती है वह और भी घनी और ऊंची तथा चमकीली होने लगी। रंग बिरंगी चमक के साथ में वह ऊंची होने लगी, बढ़ने लगी। उसकी जो चोंच थी वह बंकिम यानी कि टेढ़ी या घुमावदार, और पैनी का मतलब होता है तीखी। तो उसकी चोंच मोर की और भी अधिक घुमावदार तीखी होने लगी और उसकी जो आँखें थी इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी उनमें। इंद्रनी कहते हैं नीलम, जो कि एक बहुमूल्य रत्न है। नीलाभ यानी कि नीली आभा लिए, नीली रोशनी लिए, द्युति यानी चमक। तो जो मोर की आंखें थी उसमें नीली चमक, नीलम
रत्न की चमक के द्युति यानी कि उसकी रोशनी के समान चमकने लगी, चमक से झलकने लगी, यानी उसकी आंखों से इस तरह की रोशनी झलकने लगी जैसे वे नीलम हो और उसमें से रोशनी निकल रही हो नीली। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी और उसकी जो गर्दन थी वो नीली और हरी। मोर का जो रंग होता है वो चमकीला नीला और हरा होता है, तो उसकी वजह से उसकी जो गर्दन थी वो लंबी तो थी ही, लेकिन रंगों की नीले और हरे रंग की वजह से ऐसे लगता जैसे जब भी वो अपनी गर्दन की हिलाता, उठाता या नीचे झुकाता या इस तरह से कोई भी भंगिमा लेता, यानी किसी भी तरह से अपनी गर्दन को घुमाता, तो ऐसे लगता जैसे धूप छाह जैसी चमक उसमें, जो तरंगे सी उसमें उठती हुई दिखती, कभी हरी और कभी नीली। तो ऐसे लगता जैसे धूप छाँव की तरंगे उठ रही हो, गिर रही हो। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। दक्षिण मतलब कि दायां, वाम मतलब बायां, तो दोनों पक्ष उसके पंख जो थे दोनों पक्ष के दाएं बाएं, उनमें शुरुआत में सलेटी और सफ़ेद आलेखन यानी कि कुछ लिखा हुआ सा जैसे कुछ आकृति सी बनी हुई उसके पंखों पर नज़र आने लगी, लेकिन पहले हल्की सफ़ेद और स्लेटी कलर की दिखने लगी। आगे पूँछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। तो लेखिका मोर का जो विकास है उसके बारे में बताते हुए बता रही है कि पहले तो उसके जो पंख है उसमें सफ़ेद और हल्की काली सी सलेटी रंग की आलेखन स्पष्ट होने लगा, चित्र दिखने लगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी पूँछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। क्योंकि मोर के जो पंख होते हैं उस पर चाँद की आकृति बनी होती है, तो पूरा चाँद बनने से पहले छोटे छोटे से आधे चंद्रमा के समान आलेखन होता है, चित्र होते हैं, तो उन्हें चंद्रिका कहा है। तो पंखों पर चंद्रिकाओं के जो छोटे चांद थे उसमें इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, यानी रंग बिरंगे वो इंद्रधनुष के रंगों के समान चमकने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। मोर के पंख, जितना सुंदर मोर होता है उतने सुंदर उसके पैर नहीं होते, तो उसके जो पैर हैं वे रंग रहित होते हैं, लेकिन जो मोर की चाल होती है, गर्व भरी जो चाल होती है, उसकी वजह से उसके पैरों को एक नई गरिमा से भर दिया, एक गरिमा मिल गई उसके पैरों को भी, जो भले ही रंग भरे नहीं थे, रंगीन नहीं थे, लेकिन उसके मोर की जो गर्वीली चाल थी उसकी वजह से बहुत ही अच्छे लगने लगे उसके पैर भी। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची करके दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि जो क्रियाएं मोर करता है अपनी गर्दन के साथ में, जैसे कुछ देखने के लिए गर्दन को ऊंचा करता है, दाना चुगने के लिए नीचे झुकाता है, तो ये जो विशेष भंगिमाएं होती हैं तो उसे और भी सुंदर बना रहा था। तो ये उसके सुकुमारता और सौंदर्य था उसकी गर्दन का। उसका अनुभव सिर्फ देखकर ही किया जा सकता है। लेखिका कहती है कि जिस तरह से मोर चलता था और गर्दन को ऊपर नीचे करता, उठाता, कुछ देखने के लिए गर्दन ऊंची करता, दाना चुगने पानी पीने के लिए नीचे झुकाता था, और कुछ शब्द सुनने के लिए, कोई आवाज़ सुनने के लिए जिस तरह से टेढ़ी करके सुनता था, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो बहुत ही सुकुमारता यानी कि नाजुकता या कोमलता के साथ और सौंदर्य यानी कि सुंदरता के साथ करता था, जिसका अनुमान हम सिर्फ देख कर सकते हैं। उसका अनुमान या शब्दों में उसको हम बता नहीं सकते। गति और जो उसकी गति थी गर्वीली, उसका भी चित्र हम शब्दों में नहीं बना सकते, बल्कि उसे सिर्फ देखकर ही अनुमान उसका लगाया जा सकता है। आगे, मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी
मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। तो सभी को पता है कि जो मोरनी होती है वह मोर के समान सुंदर नहीं होती, लेकिन उसका जो विकास था वह भी कुछ कुछ मोर के समान था, लेकिन मोर के जितना चमत्कारिक नहीं था। उसकी जो गर्दन थी मोरनी की वह भी धूप छाही के समान थी, उसकी गर्दन पर भी हल्की चमक थी, और उसकी जो कलकी थी वह ऐसे लगता जैसे हवा की वजह से चंचल है, हिल रही है। और पंखों में, क्योंकि मोरनी के पंख मोर जैसे रंगीन नहीं होते, तो उसके पंख श्याम कहते हैं काला, श्वेत यानी कि सफ़ेद। तो काले सफ़ेद जैसे उन पे कुछ लिखा हुआ हो, पत्र लेखन हो, उसी तरह से उसके पंख लगते थे। मंथर यानी कि धीमी और गति से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी, यानी धीमी गति से जो उसकी चाल थी वह धीमी गति से थी, तो वह भी मोर के उपयुक्त थी, मोर के समान थी। जो उसके लिए उपयुक्त का मतलब होता है लायक, या सहचारिणी का मतलब होता है साथ चलने वाली, सह का मतलब साथ, चारिणी मतलब चलने वाली। तो मोर के साथ चलने वाली साथी का सबसे उपयुक्त है, सबसे सही है, इसका प्रमाण वह अपनी चाल से देने लगी। आगे, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो जो मोर है उसका जो कंठ है, ग्रीवा है, वो नीलाभ यानी नीली आभा लिए हुए है, इसीलिए उसका नाम रखा गया नीलकंठ, क्योंकि उसका जो गर्दन को कहते हैं कंठ, और उसके रंग है नीला, तो नीली आभा लिए हुए गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी को नामकरण या मोरनी को नाम दिया गया राधा।